तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना जानना चाहता था कुछ चीज़ों के बारे में, बट सरसेंट इस दौरान बात बदल देते और कहते खाओगे क्या, और फिर बैठ के पीते हैं। अब आगे तो ये जो बंजारों का बेस कैंप था ना, यहाँ पर हर चीज़ मिलता था जो डेली दिनचर्या के लिए चाहिए रहती है, जैसे मीट वगैरह हर चीज़ मिल जाता था। अब ज़ू तो कहा ही था कि वो सांप खाना चाहता है, क्योंकि ज़ू को पता था कि इनको भी स्नेक का जो मीट है ना काफ़ी पसंद है। अब ज़ू बाहर जाने वाला था सांप का साथ मीट लाने के लिए, लेकिन ओल्ड मैन उसके रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं यहाँ पर बहुत धूर्त लोग हैं और तुम हर प्रकार के म्यूटेंट बीस्ट को जानते भी नहीं हो जो प्रतिबंधित क्षेत्र के हैं, तो मैं जाता हूँ और मीट लेके आता हूँ। लेकिन ज़ू अपने सरिया की तरफ इशारा करता है कि कोई मुझे कैसे ठग सकता है। सर्जेंट भी इस तरह हंसते हैं, लेकिन फिलहाल वो चले जाते हैं लाने के लिए मीट। इधर ज़ू अपना बैठा हुआ था, जाता है किचन में, सब चीज़ साफ ऑफ कर देता है। और वहाँ पर देखो टेबल हमेशा 3 की लगी रहती थी, एक तो ज़ू हो गया, एक तो सर्जेंट हो गया, एक वो लेडी का शायद से, क्योंकि सर्जेंट ने भी कहा था ना तीसरा उसके लिए है जो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये भी वहाँ पर वैसे ही चॉपस्टिक वगैरह जो भी रखा जाता है, बाउल वोल रख देता है। अब ये चीज़ें करने के बाद ना ये आंगन की तरफ देखता है। शाम का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थी, कुछ बर्फ़ के कण भी हवा में दिखाई दे रहे थे। तो फिलहाल ठंडी पड़ती है, तो जोकिंग भी थोड़ा सा ना खतरनाक ठंडी फील कर रहा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करता है। इस दौरान गेट से एक बंदा एंटर करता है और काफ़ी खुश था कि देखो बच्चे, हम काफ़ी लकी थे, हमें सैफ्लावर स्नेक मिल चुका है, इसका मांस काफ़ी अच्छा होता है, बस देखो मैं बनाता हूँ कैसे इसको। और इस दौरान सर्जेंट कहते सीखना चाहोगे कैसे सांप पकाते हैं। ज़ू भी हाँ में सर लाता है। तो ज़ू अपना वही खड़ा था और सर्जेंट बनाना शुरू करते, हर एक चीज़ उसको समझा भी रहे थे, अपना तरीका बताते। देखो जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कुछ लोग सांप में ऐसे काट के बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे बनाता हूँ, कुछ वैसा इनका एक्सप्लेनेशन था। तो थोड़े समय के बाद खुशबू आनी शुरू हो जाती है और ज़ू किंग लार भी टपकाने लगता है। इस दौरान सर्जेंट पूछते ये सब तुम्हें याद तो रहेगा। ज़ू कहता है याद तो रहना चाहिए। और फिलहाल सर्जेंट उसके बाद मदिरा वदिरा भी लेके आते, एक ज़ू को देते और एक अपने पास रखते, बताते देखो मीट उट तो मिल जाता है, लेकिन मदिरा मिलना थोड़ा मुश्किल। अब ज़ू ने आज तक कभी भी मदिरा पान नहीं किया था, क्योंकि देखो जो बस्ती उस्ती में रहता था उधर तो मिलता भी नहीं था, और बड़े लोग ही पीते हैं मदिरा वगैरह, क्योंकि आप अगर 17-18 साल के नहीं हुए तो वैसे भी, तो जब थोड़ा बहुत पीता तो इसकी थोड़ी चेस्ट वगैरह बर्न भी होती, गर्माहट फील होती। और ये कहता है लेकिन थोड़ा कड़वा भी लगता है, बोलते बहुत कड़वा लग रहा है। ओल्ड मैन हंसने लगते इस दौरान, तुम अभी बहुत बच्चे हो, मतलब कि मदिरा के फ्लेवर समझने के लिए, जैसे जैसे बड़े हो गए ना तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन जब वो खींचने लगता है ज़ुकिंग बोलता है नहीं, मुझे एक बार और ट्राई करना, और दूसरे बार में इसको थोड़ा अच्छा लगता। फिलहाल अब दोनों पीते हैं साथ में, मस्ती मजाक सर्जेंट अपना कुछ करते रहते हैं। और सर्जेंट जब ज़ू को देखते हैं ना खाना वाना खाते हुए, तो इनकी आंखों में ना एक वो प्रेम वाली भावना रहती है, क्योंकि कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन इतने निर्दयी दुनिया में मतलब ये रह रहा है। ये लोग अंदर बैठ के खा रहे थे, लेकिन दरवाजे में थोड़े क्रैक्स थे, तो थोड़ी हवाएं आते रहती थी। समय गुजरता है और ज़ू देख रहा था कि सर्जेंट कैसे पी रहे हैं, और ये सीख रहा था एक बार में एक घुट मारने का। और ये पूछता है कि आपकी इंजरी कैसी है। वो बोलते हैं ठीक है, इसको तो मैं लंबे समय से कैरी कर रहा हूँ, तो चलता है, मरूंगा नहीं मैं इतना आसानी से। ये जानना चाहता था ना कि सर्जेंट की जो कल्टीवेशन थी किसने खराब किया था या कैसे खराब हुआ था, बट पूछता नहीं है क्योंकि सर्जेंट बात घुमा देते थे, तो क्या जरूरत है। और जो देखता है सर्जेंट पहले से थोड़ा ना ज्यादा ही एकदम उनकी ऑरा डाउन हो गई थी, जैसे एक बंदा रहता ना कि खतरनाक एकदम, भाई जहाँ खड़ा हो जाए 4 लोग देखने लगते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद से प्रतिबंधित क्षेत्र से थोड़ा सा डाउन दिख रहे थे। फिलहाल ये किचन साफ कर देता है और ये अपने कैबिन में लौट जाता है। अब जो इसके पास सामने वाली अपोनेंट टीम का जो कैप्टन था ब्लड शैडो, उसका सैकॉक था, तो उन्हें खोल के देखता है। उसमें बहुत सारे सिक्के थे, बहुत सारे लेदर के कुछ थे, तो वो डिफेंसेस में अच्छे काम आ जाएंगे। सुबह का टाइम होता है, जो अपना बाहर निकलता है जहाँ पर बर्फ बिछा हुआ था, सर्जेंट के कैबिन की तरफ देख, और उसका इरादा क्या था कि अब सुबह जाएगा, वो पिल्स खरीदेगा सर्जेंट के लिए। तो ये जनरल स्टोर की तरफ बढ़ जाता है। अब रास्ते में तो ग्रैंड मास्टर बाई का टेंट भी दिखता है, जहाँ पर इसे वही यंग मैन और वुमेन की आवाजें आती है। वो बुक्स पढ़ रहे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। ज़ू थोड़ा सा ना सुनने लगता है रुक के, और फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाता है। आगे जब बढ़ते ने से वो लड़की मिलती है जो ट्रायल्स के टाइम से मिली थी, पोछा ओछा मार रही थी, हाथ उसके पूरे लाल हो चुके थे, कपड़े भी थोड़े फटे हुए थे। बहुत दिनों बाद ये मिला था उससे, बहुत दिन बाद, मतलब 10-15 दिन या जो भी बोल लो। लड़की काफी थकी हुई लग रही थी, बट मेहनत से काम कर रही थी। इस दौरान लड़की का भी ध्यान इस पे जाता है और वो इसे सुप्रभात कह के बोलती है। ज़ू भी बोलता है सुप्रभात, क्योंकि ये सब ग्रीटिंग्स करना ज़ू की आदत थी। उसके बाद वो स्टोर की तरफ देखते है कि स्टोर खाली। लड़की पूछती है तुम खरीदना क्या चाहते हो, मैं ला दूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि लड़की यही काम करती है। तो ये बोलता है वो पिल्स चाहिए, वाइट पॉल्यूसेस। तो फिलहाल ये ज़ू को अंदर लेके जाती है, एक काउंटर पे जाती है, एक डब्बा होगा खोलती है सैक में से, और उसमें से पिल्स निकालती है। बताती है कि मालक ने कहा है कि हम एक दिन में 5 ही बेच सकते हैं। और ज़ू हैरान था, उसके अंदर जो वाइट पॉल्यूसेस की क्वालिटी थी बेहतर थी। 3 तो ऐसे थे जिस पर हरा वो निशान भी नहीं आया था। अब लड़की ने वो डब्बा निकाला था, तो ज़ू उसकी तरफ देख, लड़की कहती है टेंशन मतलब, स्माइल कर दी कि मैं ये कर सकती हूँ।
जू इसे थैंक्स बोलता है, बट वो फिर बोलती है थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगी, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं चिंता भी नहीं होती। फिर ये पूछती है कि मैंने सुना हमारे ओनर बता रहे थे बहुत सारे लोग प्रतिबंधित क्षेत्र से गायब हो गए हैं, और जितना वो बता रहे थे उनके हिसाब से प्रतिबंधित क्षेत्र का इसमें हाथ नहीं है, बल्कि लोग खुद जिम्मेदार हैं, तो तुम सावधान रहना। लड़की की बात से यही लग रहा था कि वो जू की चिंता करती। जू को समझ में नहीं आता इसका जवाब क्या दे, बट वो हाँ में सर हिला देता है। अब लड़की फिर से अपने काम में लग जाती है और जू का ध्यान इसके शोल्डर पे जाता है। फिर देखता है ना लड़की के चेहरे पर एक निशान था जो कि बहुत अच्छे से दिख रहा था, और इसे ध्यान आता है कि सर्जेंट बोल रहे थे ना कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में एक टेम्पल है जहाँ पर वैसे क्रिस्टल्स हैं, अगर आप अपने निशान पे लगा दो तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके दिमाग में वही था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसके लिए जरूर लाऊंगा। अब ये आगे निकल जाता है, इस दौरान बर्फ अभी भी गिर रहा था। अब जू फिर से अपने आंगन में एंटर करता है और वहाँ पर सर्जेंट की हंसने की आवाज़ आती है अंदर से, जहाँ पर ये ना 10-12 कुत्ते उत्ते देखता है। कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा पीछे हटने लगते हैं इसे देख करके। इस दौरान केविन खुलता है, वो वहाँ से तीरंदाज और वो जो लड़की थी ग्रेसफुल वो बाहर आते और जू किंग को देखते हैं और ये कुत्तों को देखते हैं। लड़की इस दौरान कहती है तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जू जवाब नहीं देता है, सर्जेंट की तरफ देख। वो भी केबिन से बाहर आ रहे थे, इन्होंने ठीक लेदर वेदर का जर्किन्स वगैरह पहना था, और वो फिर बोलते कि ये जो कुत्ते हैं ना ये ग्रेसफुल लेके आई है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं इंजर्ड हूँ, मेरे सेफ्टी के लिए है। और देखो सर्जेंट ने भी वो चीज़ें नहीं बताई थी जो जूकिंग ने वहाँ पे किया था, क्योंकि जूकिंग ने भी वो जो सिंगिंग उंगिंग की चीज़ थी किसी को नहीं बताया था। जूकिंग ना वो पिल्स निकाल सर्जेंट की तरफ उछालते और सर्जेंट कहते हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे ये खाने पड़ेंगे, लेकिन अब से मत खरीदना, खुद खरीद लूंगा। अब उसके बाद ये कहते हैं तीरंदाज से कि देखो लड़का आ चुका है तो तुम्हें अगर उसको कुछ बोलना था तो वो बोल दो। अब जो तीरंदाज रहते हैं वो बोलते हैं कि देखो हम 2 कारण से आए थे, क्योंकि हमें स्पेशल मेडिसिन लानी है सर्जेंट के लिए। ग्रेसफुल और मैंने वो खरीदे थे पिछले मंथ, और हम कुछ और भी लाएंगे जब ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये एक एनिमल का सैक निकाल कर रख देते और बोलते दूसरा ये है कि स्क्वाड ब्लड शैडो पूरी तरह से खत्म हो चुकी, हमें अच्छे खासे फायदे भी हुए थे, वहाँ पर 7 लीफ क्लोवर्स वगैरह लेके आए थे और हमने बहुत ज़्यादा लाया। तो हम पिछले दिन मैं और ग्रेसफुल गए थे ये पूरा कैंप ओनर को देने के लिए, हमें बड़ा रिवॉर्ड भी मिला। लेकिन कैंप ओनर तुम्हें पता है बहुत ही कबाड़ा आदमी है, उसको हमें 3 देना चाहिए थे पिल्स डस्ट पर्जिंग, लेकिन उसने हमें दिया 1 ही। और फिर ये पिल्स उसको दिखाते हैं जू को थोड़ा ब्लूइश कलर में। उसके अलावा उन्होंने मतलब वो स्पिरिचुअल कॉइन्स दिए थे, तो 4 बैग। तो वो बोलते कि देखो सर्जेंट को तो चाहिए नहीं ये कॉइन्स वगैरह, तो इसको भी मैंने 3 भाग में ही बांट दी, और पिल्स की तरफ ये सारा करते हैं। जरा सर्जेंट कहते हैं ये बच्चे को दे दो, तो तीरंदाज भी मान जाता है। इसफुल थोड़ी सरप्राइज होती। इवन दोनों ने पूछा था कि जंगल में क्या हुआ था, सर्जेंट ने बताया नहीं, लेकिन इतना तो समझ गए थे कि इसमें इस बच्चे का अच्छा खासा योगदान होगा तभी। और फिर ये बोलते सैवज घोस्ट का जो शेर है तुम दोनों अपने में बांट लो। अब कुछ बाकी चीज़ें जो सर्जेंट को लग रहे थे रिवॉर्ड के रूप में वो ये रख लेते हैं, स्पूर अपना रख लेती हैं और तीरंदाज अपना रख लेते हैं, और जोकिंग को भी अपना मिल जाता है हिस्सा, और वो पिल भी मिल चुका था। जो सोचता एक बार कि ना लूँ, लेकिन देखता कि नहीं सर्जेंट बहुत सीरियस है कि पिल इसको ही मिलना चाहिए, तो फिर ये ले लेता है। धीरे धीरे दोपहर का समय हो जाता है और जो बर्फबारी हो रही थी वो रुक चुकी थी। ये लोग अच्छा खासा बात करते हैं, उसके बाद ग्रेसफुल और वो तीरंदाज वापस लौट जाते हैं। जाते जाते ना इस दौरान तीरंदाज जोकिंग की तरफ देखता और कहता है बच्चे मैंने और ग्रेसफुल ने एक मिशन ली, हम थोड़े समय के लिए बाहर रहेंगे, तो सर्जेंट का ध्यान दें। और एक डैगर ये जू को देता है और कहते हैं कि तुम्हारा जो डैगर है ना थोड़ा रस्टी हो चुका है, ये यूज़ करना, ये ज़्यादा शार्प है। इस दौरान ग्रेसफुल सीटी मारती है जोकिंग की तरफ देख, उसकी तारीफ करती है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन आसपास ध्यान देना, लोग थोड़े समझ रहे हो ना। और वो सीटी ये इसको दे देती है, मतलब कि जोकिंग को, क्योंकि ये सीटी अगर ये मारेगा ना तो ये जो कुत्ते हैं ना इसके कंट्रोल में रहेंगे और जो चाहेगा उनसे करवा सकता है। वो भी समझ जाएंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, समझाते हैं इनको, और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। अब जू रख तो लेता है वो नया डैगर, लेकिन पुराने वाले को फेंकता भी नहीं। अब जू उसके बाद सर्जेंट के कैबिन की तरफ बढ़ा और उसके बाद अपने कैबिन की तरफ एंटर कर जाता है, जहाँ पर ये बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। अब देखो सर्जेंट को तो आदत थी ठंडी की, लेकिन वो जू के कैबिन की तरफ देख और अपना लेदर वाला कपड़ा पहन के बाहर निकल। इस दौरान धीरे धीरे समय निकलता है, 3 दिन निकल चुके हैं, बर्फबारी लगातार होती रहती है और बर्फ गल नहीं रहा था ना, तो बर्फ का पूरा चादर बनते जाता है नीचे, मतलब उसका मोटाई बोल लो या गहराई बढ़ते जाती। इस दौरान कुछ लोग फिजिशियन से मिलने जाते हैं अगर उनको कोई बीमारी है, कुछ लोग प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ बढ़ते, और बहुत सारे लोगों को अब समझ में आ जाता है कि वो जो स्क्वाड थी ब्लड शैडो वाली वो खत्म हो चुकी है शायद, क्योंकि वो वापस नहीं आए थे कभी। एक कहानी भी फैलने लगती है उनके बारे में, अफवाह बोल लो या जो भी, क्योंकि खास करके उनका जो कैप्टन थे स्क्वाड के वो तो तगड़े थे। ये लोग बहुत बार गए थे फॉरबिडन क्षेत्र में, तो सब ये बोलते थे उनके स्क्वाड को किसी ने मारा है प्रतिबंधित क्षेत्र में। इस दौरान 2 दिन और निकल जाते और वो जो कहानी चल रही थी अब उस पर लोगों को भरोसा भी होने लगता है। फिर लोग बोलते यार सर्जेंट जब आए थे तो बेहोश आए थे, सैवेज भी गायब हो चुका है। लोग इन टुकड़ों को जोड़ने लगते हैं, मतलब कि शायद सर्जेंट के स्क्वाड से और वो ब्लड शैडो के स्क्वाड से मैटर हुआ होगा, यानी कि इस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड जो है वो थंडरबोल्ट है।
और अब जो भी लोग देखते थे ना जू को भी, जब ये बाहर निकलता था तो एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते थे उसको। स्पेशली मतलब रेस्पेक्ट नहीं देते थे, पूरे स्क्वाड थंडरबोल्ट को देते थे। और अपना जू बस कल्टीवेशन में इस दौरान लगा रहता था। इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा था और स्पीड भी। जो इसका साया था ना जो प्रकट होता था पीछे में, ये उसको भी अब थोड़ा सा उसका अध्ययन करने लगा था। इतना पता था कि वो करप्शन को एब्जॉर्ब करता, जिसकी वजह से इसके हाथ पे भी जो करप्शन के मार्क दिखते थे वो गायब हो रहे थे। इसकी बॉडी जो थी वो प्योर होते जा रही, जिसकी वजह से इसका कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ रहा था नॉर्मल लोगों से। 2 दिन और बीत जाते हैं और ये कल्टीवेशन में था और धीरे धीरे ये 4th लेवल पे पहुंच चुका था, की कंडेंसेशन की। इस दौरान जैसे ही आगे खुलता है ना, कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है। ये कोई इसके मेन गेट पर आया हुआ है। अब जाता है कैबिन की तरफ, देखता तो सर्जेंट नहीं था और वहां पर ना एक बंजारा ऐसे दिखाई देता है गेट पर। और ये वही बंजारा था जिसको कि जू ने बचाया था, वो जो कंफ्यूजन वाला धुंध होता है उससे। और तुरंत ही वो बंजारा ऐसे रेस्पेक्ट दिखाता है और कहता है ब्रदर बच्चे मैं अपना नाम लेता है ब्लेड। देखो पूरा नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि भाई कॉपीराइट का लफड़ा है। जू पूछता मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भाव नहीं था। थोड़ी देर वो बंदा हिचकता है, फिर बोलता है कि बच्चे मैं तुमसे एक इंश्योरेंस खरीदना चाहता हूँ, एडवांस में तुम्हें ये 5 पिल्स दे रहा हूँ। ये वाइट पॉलिसीज देता है। जूकिंग उन्हें पकड़ता नहीं है, तो जो पिल्स का बैग था वो नीचे आके गिरता है। जूकिंग थोड़ा सा ना मतलब संदेह में था इस बंदे को देख करके। इस दौरान कुत्ते जो थे ना वो पिल्स की तरफ देख रहे थे। अब ये जो बंदा था बोन ब्लेड, वो कुछ चीजें और एक्सप्लेन करता, मतलब वो बताना शुरू करता है इंश्योरेंस का मतलब। यार जू को अब समझ में आता, क्योंकि बेसिकली ये बंदा जो था ना ये पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड की तरफ जा रहा था जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में। तो उसका ये था कि अगर मैं 3 दिन में वापस नहीं लौटा तो तुम मेरी मदद करने आ सकते हो क्या वहाँ पे। बोलता भी है देखो मुझे प्रतिबंधित क्षेत्र में वो जो जानवर वगैरह है म्यूटेंट, उनसे डर नहीं लगता। अगर वो मुझे मार भी दिए थे, मुझे डर लगता है वो धुंध से जो कंफ्यूज कर देती है। मतलब इसका ये था देखो यार, अगर जानवर मारेंगे आप एक बार में मर जाओगे, धुंध में फंसे रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे, आप समझ सकते हो। जो समझ रहा था इनकी बात, और जो कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम फॉग में फंसो ही नहीं और बाहर निकल जाओ। तो ये बंदा बोलता है ठीक है उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये पिल्स रख लो, मैं समझ लूँगा, मैंने अपने शांति के लिए तुम्हें ये पिल्स दिए थे। अब जू ना पैर के पास ही क्योंकि वो बैग था तो देखता है पिल्स को। इसको फिलहाल इन पिल्स की तो ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिलहाल ये रख लेता है क्योंकि इसको बेचोगे भी तो आपको फ़ायदा तो हो ही जाएगा। और जू उसके बाद मान जाता है, मतलब इनके ऑफर को स्वीकार कर लेता है। और जू बहुत चौकन्ना आदमी था ना, इसलिए अभी भी इस बंदे को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर। और उसके बाद फिर ये वापस लौट जाता है, वो आदमी भी चला जाता है, ये अपने कल्टीवेशन में लगा रहता है। इस दौरान रात बीत जाती। फिलहाल अगले दिन का शाम का समय था, सुबह का समय था, माफ करिएगा। और कुत्ते फिर से भौंक रहे थे। और जब ये बाहर निकलता देखता सर्जेंट की तरफ, जो कि कुछ चीजों का पैक कर रहे हैं और कुत्ते के ऊपर लाद रहे थे। सर्जेंट जब इसे देखते तो कहते कल्टीवेशन हो गया तुम्हारा पूरा, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलना चाहता हूँ। जू अपना कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये फॉलो करता है। कुत्ते भी साथ में जा रहे थे। बेसिकली ये जो बेस कैंप था ना उसके मध्य की तरफ बढ़ रहे थे। और जब ये आगे बढ़ते थे वहां पर एक बड़ा सा इन्हें आंगन दिखाई देता, मतलब अच्छा खासा बड़ा घर था, जहाँ पर 4 और कमरे थे। और फिर सर्जेंट बोलते अब से ये हमारा घर है। जू चौंक जाता है क्योंकि कमरे पहले से काफी बेहतर थे, मतलब जो होल वोल रहता वो भी नहीं था। और सर्जेंट कहते देखो मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, अब मेरा हेल्थ नीचे जा रहा है तो मैं अच्छे से रहना चाहता हूँ। और पूरा सामान लेकर आए ही थे कुत्ते पर लाद के, तो फिर उन्हें अपने घर में प्लीज करने लगते, लेकिन फिर भी थोड़ी साफ सफाई वो चीजें करनी पड़ती और शाम का समय हो जाता। और अब जू के कमरे में भी ना देखो वो आग जला के जो अलाव रखते हैं वैसा टाइप में था, तो अब ठंडी भी उसको नहीं लगती। और सर्जेंट हंस के कहते अब तो ठंड नहीं लग रही। और अब समझ रहा था जू कि कितने गर्म दिल के आदमी है, मतलब सर्जेंट। थोड़ा समय सर्जेंट इसके कमरे में बैठते फिर अपने रूम में चले जाते। और ये मन में सोचता है घर। सर्जेंट अपने कमरे में आ चुके थे, उनके चेहरे पर अभी भी वो हंसी का मतलब खुशी का माहौल था। उस दौरान वो खांसते और फिर वो ना वो प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ देखते हैं कि काश मैं उसे फिर से एक बार देख पाऊँ। तो फिलहाल रात का समय था और जू थोड़े सपने देखता। 6 सालों मतलब हो गए थे ऐसे समझ लो, जब ये पहली बार इतने अच्छे कमरे में था, इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था, ठंड नहीं लग रही थी, आप समझ सकते। और सपने देख रहा था ना कि वो गॉड का चेहरा प्रकट नहीं हुआ था, मम्मी पापा के साथ है, इसका बड़ा भाई भी साथ में, फ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा है, डिनर कर रहा है, मतलब बहुत सी चीजें। वो फिलहाल सपने अपने देखता है। सुबह का टाइम हो जाता है, ये जग चुका देखता है कमरा अच्छे से बना हुआ था, टाइल्स वाइल्स लगे हुए थे, डेस्क भी लगा हुआ था, बेड भी था, वॉशरूम भी अपना सेपरेट था, आग अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही, मतलब नीचे भी ना वो मैट वगैरह बिछा हुआ था। सिंपल ही था लेकिन जूकिंग के लिए तो फिर भी काफी लग्जरियस था। फिलहाल ये अपना वॉशरूम जाता है, नहाता होता है, मिरर में खुद को देखता है, अपने ओवरकोट को पहनता है। फिलहाल वो बर्फबारी अब बंद हो चुकी थी, सूर्य देवता उग चुके थे और बर्फ जो पहले से उसकी चादर बिछ गई थी धीरे धीरे गलना भी शुरू हो गए थे। अब इसका रोज का आदत था, अपने कमरे से निकलता था, पर सर्जेंट के कमरे की तरफ देखता था। कुत्ते अपने मस्त बैठे हुए थे, पूछ हिला रहे थे। और फिलहाल यहाँ से अब ये बाहर निकलता, ये कारवां वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ता। गार्ड्स इसे देखते बट रास्ता ब्लॉक नहीं करते। फिजिशियन के टेंट के पास पहुंचता, जहाँ पर कोई पुस्तक पढ़ रहा था, आवाजें तो आती। टेंट के बाहर ही खड़ा था और सुन रहा। कारवां के जो गार्ड थे ना इसको काफी उत्सुकता से देख, ज्यादातर तो उनका ध्यान नहीं था, 1-2 ऐसे थे जो देख रहे थे। जू बस किताब पढ़ने की आवाज सुन रहा, इसे समझ में आता है बस पढ़ा नहीं जा रहा है, कुछ टेस्ट वगैरह किया जा रहा है जो भी। और ये शायद वो लड़की, जैसे वो नाम ले रही थी गोल्डन ट्विस्ट क्राफ्ट, 3 पत्तों वाला मोती भी कहा जाता।
उस पौधे का इस्तेमाल ना भाई आप पत्तों का भी कर सकते हो, जड़ का भी कर सकते हो, मतलब ऊपर से नीचे तक लेकर उसमें औषधीय गुण होते हैं। और इसके बारे में से भी थोड़ा पता था क्योंकि जहाँ ये रहता था ना साउथ फिनिक्स में, वहाँ पर भी ये उगता था। ये बेसिकली ना आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, उन्हें साफ कर देता है। कफिंग वफिंग के लिए काफी अच्छा है। जहर वगैरह भी अगर थोड़े बहुत है तो उन्हें डिसॉल्व कर सकते, सांप के जहर के सामने भी काम करता है। इसके बारे में लड़की बता रही। अब ग्रैंड मास्टर भाई कहते हैं तो ये किसके साथ बेहतर काम करता है? ये कुछ एक और पौधे का नाम लेती है, राइनो फायर कुछ करके। यिन और यांग का कॉम्बिनेशन बना के यूज करते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं ना तो लड़की थोड़ी डर जाती और बोलने के बाद एक गहरी सांस लेती है। जो ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद उस लड़के की बारी थी। वो भी बोलता है, कुछ और नाम लेता है जैसे रबर प्लांट, ये वो इन्फॉर्मेशन भूल भी जाता है। बंदा काफी नर्वस। मैंने एक बार लड़की की तरफ भी देखा। लड़की इसकी मदद करते, लड़की को उसके बारे में पता। लड़का अब रोने के कगार पे आ चुका। ग्रैंड मास्टर भाई इनके सामने बैठे हुए थे और वही इन चीजों के बारे में पूछ रहे। तभी उनका ध्यान बाहर की तरफ जाता। तो जब वो बाहर की तरफ देखते तो एक गार्ड मतलब की नजरें इन पे मलती है। ग्रैंड मास्टर भाई फिर ऐसा हेड हिला देते या जो भी। और उसके बाद उनका ध्यान इस लड़की की तरफ जाता है जो कि हकला रहा था डर के मारे। फिर बोलते आज रात में तुम पूरा वो जो प्लांट्स एंड वेजिटेशन का रूल है ना पूरा किताब में, उसको 10 बार कॉपी करो। लड़का कुछ कर नहीं सकता तो उसे मानना ही पड़ता। अब दोनों अपने अप्रेंटिसेस को टेस्ट करने के अपना डेली जो रूटीन है ना ग्रैंड मास्टर भाई, मतलब लोग आएंगे ये उन्हें देखेंगे, वो शुरू करने वाले थे। यंग मैन उतना ध्यान नहीं देता लेकिन लड़की का ध्यान जाता। लड़की देखती है ना, मतलब टेंट के बाहर में अगर आप खड़े हो तो शैडो तो दिखेगा ना कि कोई तो खड़ा है। तो एक ही किरणें पड़ रही। क्योंकि एक एक शब्द सुन रहा था ग्रैंड मास्टर भाई, मानो दिल से याद कर रहा था। उसके लिए ज्ञान मतलब एक अमूल्य खजाना है जैसे कि ये हासिल करना चाहता था। समय निकलता। ग्रैंड मास्टर भाई इनको काफी लंबा पढ़ाते हैं, नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा, कह सकते हो 2 गुना। अब सुबह का टाइम तो थोड़ा ज्यादा हो चुका था, 9-10 बज रहे होंगे शायद। ये बंजारे लाइन लगा के खड़े हो रहे थे ट्रीटमेंट के लिए। और इस दौरान तभी बोलते ग्रैंड मास्टर भाई कि बाहर खड़े न होइएगा, क्या आप अंदर आ सकते हैं थोड़े समय के लिए? जोकिंग की फट जाती यार। मैं ऐसे सुन रहा था, गहरी सांस ले, टेंट के अंदर आता है। बेसिकली नर्वस इतना फील नहीं करता लेकिन इसको कुछ सवाल पूछने ये इसलिए आया था। लेकिन अब ये कुछ बता रहे थे तो ये खड़े होकर सुनने लगा। और इस चीजों को अगर कोई बाहरी देखे तो उससे लगेगा भाई ये क्या कर रहा है, मतलब निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस दौरान इसे इतना नर्वस देख करके ग्रैंड मास्टर भाई कहते हैं मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। यंग वुमेन जो थी ना वो जू को एकदम उत्सुकता से देखती, पहचान भी लेती है क्योंकि कुछ समय पहले ही आया था ये एक ओल्ड मैन को लेकर के। जू इस दौरान इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है भाई को, क्योंकि इसने देखा था सर्जेंट ने भी काफी रेस्पेक्ट दिखाया कि मैं जानना चाहूंगा उस पौधे के बारे में, लाइफ स्पैन फ्लावर्स के बारे में। इस दौरान ये 5 बोलसेस निकाल जो कि इसे वो बोन ब्लेड ने दिया, भाई के सामने रख देता। जू को पता था कि जितना ज्ञान इसने अर्जित किया है वो 5 इन दवाइयों से ज्यादा ही है। जो स्पिरिचुअल कॉइन्स भी निकालता है और पिल्स के बाजू में रख देता है। अब इसे थोड़ा अच्छा लगता है, इसे ध्यान से देख और कहते हैं टिंग यू एक्सप्लेन करो। जिस पौधे के बारे में इसने पूछा था जो उम्र बढ़ाने वाला पौधा है, की बोलती वो उम्र बढ़ा सकता, ये मतलब कैसे उगता है हर एक चीज बताती है कि अलग अलग प्रजातियां हैं, टोटल 73 प्रजातियां। लेकिन जो पहला प्रकार है ना उसी को दवाइयों में यूज किया जा सकता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में उगते हैं लेकिन कहीं भी उग सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। इवन उससे ना हड्डी उड्डी भी उगाई जा सकती है। मानसिक बीमारी छोड़ के हर प्रकार की जो शारीरिक बीमारियां होती हैं, व्याधियां होती हैं, इससे ठीक किए जा सकते हैं। और ये चित्र भी दिखाती है। पौधे के ऊपर ना कुछ निशान भी बने हुए थे। जो ध्यान से देखता है इस पौधे की तरफ, फिर यहाँ से दोनों को रिस्पेक्ट दिखा के जाने लगता है। तो ग्रैंड मास्टर भाई कहते ये ऐसा पौधा है ना जो बाई चांस मिलता, ढूंढ के तो नहीं मिलता। और ऐसे जगह नॉर्मली उगता है जहाँ पर वो बीस्ट बहुत ज्यादा रहते। जू इस दौरान फिर से इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और फिर अपने कैंप की तरफ वापस लौट जाता है। अब उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद ना इसके पास वो जो बाम्बू स्लिप था उसे निकालता और उस पर ना अपने लोहे के सरिये से पूरा निशान चित्र बना देता जो लड़की ने उसे बताया था। जितना इन्फॉर्मेशन लिख सकता था, जितना उसने सुना था भी पहले, वो सब भी लिख लेता है। और यही सोचता है काश अगली बार भी जाऊंगा और सुनूंगा ग्रैंड मास्टर भाई जो सिखाते इनको। उसके बाद ये फिर से कल्टीवेशन में लग जाता है। रात का समय हो जाता है, सर्जेंट के वापस आने का वेट कर रहा और इसका वही था कि मुझे फिर से प्रतिबंधित क्षेत्र जाना है। सर्जेंट कुछ कहना चाहते थे बट फिर नहीं बोलते, बस थोड़े बहुत सुझाव इसको दे देते अपने अनुभव के हिसाब से। सर्जेंट मानो इसके लिए एक ओल्ड ग्रैंडफादर की तरह और जो भी समझाते ना जू हर चीज को याद रख लेता है। जानवर का सैक भी इसे देते जिसमें कुछ मेडिसिनल पाउडर थे जो कि ग्रेसफुल ने छोड़ा था। और जू उसके बाद यहाँ से निकल जाता सुबह के टाइम मतलब, और प्रतिबंधित क्षेत्र के जो बाउंड्री होती है ना उसके पास पहुंच चुका। जैसे एंटर करता आपको पता है बाउंड्री मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र में आप गए ना तो सूर्य की किरणें तो पहुंच ही नहीं पाती है, तो ठंडक फिर से लगती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। ये वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में ये दूसरी बार जा रहा था। अब रास्ता उसका पता था, फर्स्ट टाइम गया था आया था तो काफी तेजी से आगे बढ़ता। ज्यादा चौकन्ना भी था क्योंकि इस बार ये अकेला था। जैसे कि ग्रेसफुल ने बताया था खुद को कीचड़ में कवर कर लो, ये जो चीजें ये वैसे ही फॉलो करता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर इन्होंने ना वो पहले टाइम में वो भेड़ियों से बैटल किया था और भेड़ियों के लाशों से पहले ही अब गल चुके थे, हड्डियां थी
और ध्यान से देखता तो अगर देखो किसी की लाश पड़ी, अगर किसी ने खाया नहीं, मतलब यहाँ पर बाकी भी म्यूटेंट बीस्ट नहीं आए होंगे। अब रात का समय हो चुका था, धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए तो एक पेड़ और ढूंढता है। पेड़ के अंदर जैसे खाली जो एरिया होता है उसके अंदर घुस के बैठ जाता है और उसके बाद इसका ध्यान जाता है वो 7 क्लोवर वाला जहाँ पौधा उगता है और साथ में वो जो मंदिर दिखता है। अब इसको वो फूल भी चाहिए था उम्र बढ़ाने वाला, क्रिस्टल्स भी चाहिए थे उस लड़की के लिए जो जनरल स्टोर में काम करती है, ताकि उसके जो शरीर पर निशान है चेहरे पर खास करके उसे हटाया जा सके। और बोलता है कल देखूंगा कि वहाँ पर क्या है। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में। मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि थोड़ा मेरा हेल्थ डाउन है, मतलब बुखार अच्छी खासी थी, अभी तक पैरासीटामोल ही खा रहा हूँ 2 दिन से। तब तक के लिए मैं आपका साथी अनिल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।